मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। और फिर से हम सब सामान्य अध्ययन के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा और हर सवाल का उत्तर देने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो उन्हीं 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देने हैं और देखने की क्या आप इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्न सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। उपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को, 21 जून को, 3 जनवरी को या 22 मार्च को? तो आपको बताना है कि उपसौर की स्थिति जो बनती है वह कब बनती है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। 4 जुलाई, 21 जून, 3 जनवरी या 22 मार्च? तो आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब यहां पर क्या रहेगा? समय आपका होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा 3 जनवरी। तो आपको मैं बताऊं कि उपसौर की जो स्थिति बनती है वो बनती है 3 जनवरी को। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको फैक्ट बता दूं। देखिए, सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत है ना, एवरेज इसको बोलते हैं, एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस जो है। और एक खगोलीय इकाई का मान भी जो होता है वह कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर ही होता है, आप सबको पता है। तो उपसौर जो है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? प्रीहिलियन, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है कि पृथ्वी की कक्षा में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वह सबसे कम होती है और इसी स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। उपसौर के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़, ठीक है, करोड़ किलोमीटर हो जाती है। कितना? 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। और इस दौरान 7% अधिक सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होती है। उपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां जो होती हैं उसकी तीव्रता को कम हो जाती है, कम कर देती है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसकी तीव्रता को बढ़ा देती है। और उपसौर की स्थिति हम लोगों ने देखा कब होता है? 3 जनवरी को होता है। वहीं अगर हम उपसौर की बारे में बात किया, उसके बाद अपसौर की बात करें यानी एपिहेलियन की बात करें, तो जब जस्ट अपोजिट, जब सूर्य, ठीक है, और पृथ्वी की दूरी जो है अधिकतम हो जाए तो उस स्थिति को हम अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है? ये आती है 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कब आती है? 4 जुलाई को, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और उस वक्त पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी हो जाती है वह 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इस दौरान 7% कम सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होती है। और अपसौर की स्थिति में हम लोगों ने उपसौर की स्थिति में देखा, अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की तीव्रता जो है वो कम करती है और दक्षिणी गोलार्ध में वहां पर शीत ऋतु जो होती है उसकी तीव्रता को बढ़ाती है, ठीक है, याद रखिएगा। उपसौर और अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध की मौसम परिस्थितियों में पक्ष में होती है, यानी कि उसके फेवर में होती है, और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको पता है। और इस कारण उपसौर और अपसौर इन दोनों स्थिति में भारत के लिए बेहतर ही होता है, ठीक है, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, तो आपको पता है कि 2 गति होती है, परिभ्रमण और परिक्रमण। परिभ्रमण यानी रोटेशन, तो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी के चारों ओर जो की जाने वाली गति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, आप सबको पता है। और पृथ्वी को एक परिभ्रमण पूरा करने में कितना लगता है? कमेंट कीजिए, कितना लगता है? 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड, यही लगता है ना समय। और परिभ्रमण का अगर हम प्रभाव जाने तो सूर्य का पूर्व से उदय होते हुए और पश्चिम में अस्त होते हुए प्रतीत होना, यही है। क्यों हमें प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी का परिभ्रमण जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, ठीक है। और परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन और रात पृथ्वी का जो होता है, जो हम प्रतीत होता है, वो किस कारण होता है? तो परिभ्रमण के कारण होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, परिभ्रमण के कारण ही कोरियोलिस बल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है? पीपुल्स ग्रुप जो है वह किससे संबंधित है? पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो फटाफट ऑप्शन देखिए, नक्सलवाद से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, संप्रदायवाद से। तो जो आपको सही आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में फटाफट फीड कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा नक्सलवाद से। ठीक है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? नक्सलवाद से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या विलियम वेंटिंग? कौन था बताइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? तो यहां पे सही आंसर आपको फटाफट 5 सेकंड के अंदर देने। बिल्कुल इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर यहां पे रहेगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि 10 में 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो है ना, 20 NI, यहाँ से 1857, ठीक है, की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 जो क्रांति हुई थी उसके समय अगर हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल का, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और उस वक्त इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अगर आपको पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल हम लोग देखा लॉर्ड कैनिंग था, लेकिन उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस चीज को आप याद रखिएगा। कौन था? पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न। ठीक है, और हमने 1857 क्रांति की जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें सभी क्वेश्चंस को लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। ठीक है, किसने कहाँ से नेतृत्व किया, क्या तत्कालिक कारण रहे थे, इसका सारा कुछ हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 4। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई, मालवा पठार या सहाद्री? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। सही आंसर इसका क्या रहेगा? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? आपके समय शुरू हो चुके हैं, तो फटाफट आंसर को यहाँ पर फिट कीजिए। तो समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे सहाद्री। ठीक है, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है वह किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सहाद्री के नाम से जाना जाता है। और आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। गुजरात, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसकी सीमा जो है कहाँ से? गुजरात से महाराष्ट्र के बीच होती है। और इसके अंदर कौन कौन आता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, और इसके होते हुए कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त हो जाती है। 2012 में, ठीक है, 2012 में यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, 2012 में यूनेस्को के द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, घोषित किया गया। पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का, ठीक है, पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम जो है वो क्या है? सहाद्री है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो कौन सा है? अनाई मुडी। और अनाई मुडी की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है भाई? 2695 मीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल? सही जवाब इसका क्या रहेगा? फटाफट कमेंट कीजिए। आपके समय शुरू होते हैं अब। निम्न में से किस क्षेत्र में बुशमैन पाए जाते हैं? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, देखिए दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल जो है, कालाहारी डेजर्ट जो है, ये जो है बुशमैन का निवास स्थान है। ये क्या है? बुशमैन जो है जनजाति का एक नाम है
जो कि इसका मुख्य व्यवसाय अगर हम बात करते हैं तो शिकार और जंगली वनस्पति संग्रह करना है। ठीक है, बुशमैन क्या है? एक जनजाति है जो कि कहाँ पे रहती है, निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और इसका मुख्य व्यवसाय जो है शिकार करना और जंगली वनस्पति को एकत्र करना यानी संग्रह करना इनका मुख्य व्यवसाय है। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, किसको याद रखिएगा? दीमक, जो दीमक होता है इसको बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, सभी कुछ खाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? शहरी शासन, केंद्र और राज्य का संबंध से संबंधित है, या जिला प्रशासन से, या चुनाव सुधार से? कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए? फटाफट कमेंट बॉक्स में फिट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे रहेगा केंद्र राज्य के संबंध से। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अप्रैल 2007, ठीक है, अप्रैल 2007 में केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा करना, जो समीक्षा करने के साथ साथ सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, इनका पूरा नाम जो था वो था मदन मोहन पूंछी, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित की थी। ठीक है, और इसी को हम न्यायमूर्ति पूछी आयोग कहते हैं। और इस आयोग का जो काम था वो क्या था? केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा करना और उनसे रिलेटेड जो सुझाव है उसको पेश करना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधी उपबंध जो है वह संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4? तो फटाफट अपने आंसर को कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। कौन से भाग में नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा भाग 2। देखिए संविधान का जो भाग 2 है, ठीक है, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, देखिए संविधान का भाग 2 में यह उपबंध दिया गया है किससे? नागरिकता से संबंधित। ठीक है, वहीं अगर हमको आर्टिकल के बारे में अगर पूछा जाए यानी अनुच्छेद के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के भाग 2 में है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए, ठीक है, अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखिएगा 5 से 11। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? 6 अप्रैल 1942, 14 अगस्त 1944, 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 1942। चलिए बताइए सही जवाब यहां पर क्या रहेगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? तो आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट आंसर को यहां पर कमेंट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? तो सही आंसर यहां पे रहेगा 8 अगस्त 1942। देखिए 8 अगस्त 1942 को बंबई का जो ग्वालियर टैंक था तत्कालिक, है ना, उस वक्त ग्वालियर टैंक जो कि अभी अगस्त क्रांति मैदान के तौर पे जाना जाता है, अगस्त क्रांति मैदान के तौर पे अभी जाना जाता है। ठीक है, यहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और इसी कमेटी के द्वारा बैठक के अंतर्गत भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और बैठक को संबोधन जो किया था वो किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और यहीं पर नारा दिया था करो या मरो। याद रखिएगा, करो या मरो का नारा जो है ये बंबई अधिवेशन में दिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और एक जाओ आपको मैं बता दूं कि संबोधन करते हुए इन्होंने जो नारा दिया था करो या मरो का, ये कहाँ पे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में दिया था। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन करेंगे। और कब? 8 अगस्त 1942 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 9। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 20 मार्च, 20 सितंबर या 10 दिसंबर? फटाफट अपने आंसर को कमेंट कीजिए। विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। तो समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा 20 मार्च। देखिए विश्व खुशहाली दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विश्व खुशहाली दिवस आखिर
कब से मनाया जाता है? तो आपके मन में आ रहा होगा सवाल, तो आपको मैं बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 2012 को संकल्प लेते हुए इसे मनाने की घोषणा की गई और इसकी जो शुरुआत हुई वह हुआ है 20 मार्च 2013 से, ठीक है, 20 मार्च 2013 से मनाया जाने लगा और इसकी जो संकल्प ली गई वो 12 जुलाई 2012 को लिया गया था। विश्व खुशहाली दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2013 में हम लोगों ने देखा। और आपको मैं बताऊं कि इस वर्ष, ठीक है, इस वर्ष 2021 का जो विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया, इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और कौन सा रिपोर्ट किया गया? हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, या कह लें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट कह लें या फिर अगर सही से देखा जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। और इसमें इस साल जो टोटल मेंबर्स हुए, यानी कि जो देशों को शामिल किया गया, उसकी संख्या है 149 और 149 में से जो भारत का स्थान रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो रैंकिंग रहा, जो मिला वो मिला है 139, ठीक है, इंडिया का रैंक जो मिला है 139 मिला है। और सबसे जो नीचे रहे 149 स्थान पे वो रहा है कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें आपको जानने को मिलेगा यहाँ पे कि जो ये स्थान मिला है उसके साथ कि पाकिस्तान का कितना रहा भाई। तो पाकिस्तान का इसमें 105 है, बांग्लादेश का आपका इसमें है 101 और वहीं चाइना की बात करें, ये सभी पड़ोसी हैं, तो चाइना की जो है 84th है, ये रैंकिंग है। तो इंडिया का काफ़ी बुरा रैंकिंग है ना। और आपको मैं बताऊं कि ये जो रैंकिंग जारी किया गया, इस रैंकिंग में जो रैंकिंग जारी की जाती है, वर्ल्ड रिपोर्ट जो जारी की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें लगातार 4 सालों से, ठीक है, लगातार 4th ईयर फिनलैंड जो है ये टॉप पे रहा है, फिनलैंड जो है टॉप पे रहा है। और दूसरे स्थान पे जो इस साल रहा है वो रहा है आपका आइसलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क, चौथे स्थान पे स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पे नीदरलैंड, ठीक है। और 2020 की अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट की, तो 2020 में 156 में से 156 देशों में से भारत का जो स्थान रहा था 144वां रहा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि 2021 का जो थीम था वो इम्पॉर्टेंट है। इस साल का जो थीम था वो क्या था भाई? इस साल का थीम आपको याद रखना है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। इस साल का थीम था, इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, टेम्स या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका समय शुरू होता है, तो फटाफट आंसर को फिट कीजिए। तो आपका समय होता है समाप्त, से आंसर होगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली जो है अमेजन नदी, अब वह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम यानी कि पहला है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और यह एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राजील को पार करके अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ पे जाके गिरती है? ये आपका अमेजन नदी ये जाके गिर जाती है आपको कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। वहीं अगर सबसे लंबी की बात की जाती है विश्व में तो है नील नदी, और सबसे चौड़ी की बात की जाती है तो है अमेजन। ये सब आपको पता है ना। तो यहाँ पे जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एटलीस्ट 6 प्रश्नों के सही आंसर दिए होंगे। तो आपके कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।